नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जहां से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 5 है ये, क्लास 8 की हिस्ट्री किताब का। यहाँ पे हमें शुरुआत कहां से करनी है? अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। सबसे पहली बात तो दोस्तों, म्यूटनी क्या होती है? तो म्यूटनी वो होती है कि जब किसी आर्मी के सोल्जर्स खड़े होके अपने ऑफिसर्स की बात को डिसओबे करना शुरू कर दें, ना मानना शुरू कर दें, उसको बोला जाता है म्यूटनी। ऐसी ही म्यूटनी इंडियन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, उसकी जो आर्मी थी, उसके सोल्जर्स ने कर दी, उसके सपॉयज ने कर दी एक म्यूटनी। अब देखिए, रूलर्स के बीच में जो लोग रूल करते हैं और जिन लोगों पे रूल होता है, उनके बीच में जो स्ट्रगल है वो अनयूजुअल नहीं है। ऐसे स्ट्रगल बहुत बार हमें देखने को मिले हैं और कभी कभी ऐसे स्ट्रगल इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड हो जाते हैं, इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कि स्टेट की पूरी ताकत ब्रेक डाउन कर जाती है। ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब बहुत सारे लोगों को यह लगने लगे कि उनका एक कॉमन एनिमी है और इस कॉमन एनिमी को एलिमिनेट करने की जरूरत है, इसके अगेंस्ट आवाज उठाने की जरूरत है। इसके लिए जो भी लोग हैं उनको ऐसी सिचुएशन को लाने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ता है, एक प्रॉपर इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा काम करना है। कुछ लीडर्स को सामने आके इसके बारे में बातचीत करनी होगी और साथ साथ उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा जो एनिमी है उसको हम हरा सकते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वो लड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ 1857 में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में। लगभग 100 साल बीत चुके थे बैटल ऑफ प्लासी को। ठीक है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उसमें इट वॉज फुल ऑफ कॉन्क्वेस्ट। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव था, क्रूएल था और हमारे देश के सारे सेक्शंस के अगेंस्ट में क्रूएल था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो एक मैसिव रिबेलियन शुरू होगा इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अगेंस्ट में मई 1857 में, जिसने कंपनी की प्रेजेंस को खतरे में डाल दिया। कंपनी की प्रेजेंस मतलब ब्रिटिश रूल को खतरे में डाल दिया इंडिया में। अलग अलग जगहों पे सेपॉयज जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के मेंबर्स थे, जिनके दम पे ये आर्मियां रूल कर रही थी, उन्होंने हर जगह पे म्यूटनी कर दी। मेरठ से म्यूटनी शुरू हुई और अलग अलग जगह के कैंटोनमेंट में जो ये सेपॉयज थे उन्होंने तो म्यूटनी करी। सोसाइटी के एक बहुत बड़े तबके ने म्यूटनी करनी शुरू कर दी। तो पीजेंट्स ने म्यूटनी करनी शुरू कर दी, जमींदारों ने म्यूटनी करनी शुरू कर दी, कुछ आम लोगों ने म्यूटनी करनी शुरू कर दी अवध के इलाके में। तो आप कह सकते हो कि दिस वाज बेसिकली, कुछ लोगों ने बोला है, दिस वाज बेसिकली द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कोलोनियलिज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 19वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था ये कोलोनियलिज्म की तरफ। यहां पे देख सकते हैं ना, एक ब्रिटिश आर्मी का जवान लड़ रहा है और एक इधर हमारा देश का सिपाही लड़ रहा है और कैसे ये इसको भालों से मार रहा है। इसके पास बंदूक है और उसके पास भाले हैं। इस फोटो से नजर आ रहा है दोस्तों कि हमारी जो फाइटिंग फोर्सेस थी वो कितनी प्रिमिटिव थी। वो तलवारों से लड़ रही थी और सामने वाले के पास बंदूकें थी। ये जो पोर्ट्रे है ये बेसिकली द बैटल इन द कैवलरी लाइंस की फोटो है। ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 ओवर 3000 रेबल्स केम फ्रॉम बरेली, क्रॉस रिवर जमुना एंड एंटर दिल्ली। तो 3000 रेबल्स बरेली की तरफ से आए, 3 जुलाई 1857 को दिल्ली में घुसे और ब्रिटिश की कैवलरी पोस्ट को अटैक कर दिया। रात भर लड़ाई चलती रही। ज्यादातर ये जो पिक्चर्स पेंट की गई ना दोस्तों, ये ब्रिटिश पेंटर्स के द्वारा पेंट की गई हैं। तो इन पिक्चरों में आपको ब्रिटिश सुप्रीमेसी, ब्रिटिश डोमिनेंस नजर आएगी। यहाँ पे एक हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की फोटो है, मंगल पांडे जी। इनका पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था इनको याद करने के लिए, इनको कोमोमोरेट करने के लिए। एक शब्द का मतलब और बता दूं, फिरंगी। फिरंगी मतलब होता है फॉरेनर्स। उस समय पे जो ब्रिटेन से लोग आते थे, जो यूरोपियन कंट्री के लोग आके इंडिया में रूल कर रहे थे, इनको फिरंगी कहा जाता था। एक्चुअली इनको एक कंटेम्प्ट की तरह, मतलब इनकी तरफ एक घृणा को दिखाने के लिए, कंटेम्प्ट को दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। फिरंगी, गोरे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर था मंगल पांडे, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि बैरकपुर जहां पे वो स्टेशन था, उसने अपने ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया। ये भी बोला जाता है कि उसको इस बात से नाराजगी थी कि ये जो कार्ट्रिज हैं, जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थी जिसमें पिग और काऊ फैट था, इसकी वजह से उसने बवाल किया था। बहुत सारे वर्जन दिए जाते हैं। जब उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया तो एक गुस्से की लहर सी जोड़ गई वहां के सोल्जर्स के बीच में। फिर आप बाद में देखोगे कि मेरठ के जो सिपाहीज थे उसमें से बहुत सारे सिपाहीज ने आर्मी ड्रिल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि हम इन न्यू कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन न्यू कार्ट्रिजेस में गाय का और पिग्स का फैट है। जैसे ही इन सेपॉयज ने रेजिस्टेंस दिखाया, इनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। 85 सेपॉयज को
सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई इनको। इल्जाम क्या था कि इन्होंने अपनी ऑफिसर्स की बात को नहीं माना। ये हुआ 9 मई 1857 को। तो मंगल पांडे से जो गुस्से की लहर उठी थी वो और तेज गुस्से में बदल गई। इससे हुआ क्या, ब्रिटेन की ये आदत थी कि वो लोगों को दबाते थे और लोग दब जाते थे। उनको लगा था इस बार भी दब जाएंगे। यहां पे जो इंडियन सोल्जर्स का रेजिस्टेंस आया ना, वो ब्रिटेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 10 मई को बहुत सारे सोल्जर्स जो कि जेल में नहीं थे वो मेरठ की जेल की तरफ गए थे, जहां पे इनके 85 कैदियों को जेल में डाल दिया गया, 85 साथियों को, 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया था कैदी की तरह। वहां पे गए, उन्होंने जेल तोड़ी और जिन 85 सिपाहियों को जेल में डाला गया था उनको छुड़ा लिया। वहां पे जो ब्रिटिश ऑफिसर स्टेशन थे उनकी बात नहीं सुनी, उनको अटैक किया, उनको मार दिया, उनकी गन्स और एम्यूनिशन को लूट लिया, बिल्डिंगों को आग लगा दी, ब्रिटिश की प्रॉपर्टी को आग लगा दी और बोला कि अब फिरंगियों के साथ जंग शुरू हो चुकी है। इन सोल्जर्स के दिमाग में यह था कि अब इस देश से इन फिरंगियों के रूल को हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है, किसी समझदार इंसान ने इनके बीच में बोला होगा कि अगर आप फिरंगियों के रूल को खत्म कर दोगे तो रूल कौन करेगा इंडिया में? तो जवाब मिला किसके फॉर्म में? मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। इनको याद था कि भैया एक समय था जब अकबर, जहांगीर, औरंगजेब रूल किया करते थे, कुछ ऐसा ही हम दोबारा करेंगे, फिर से मुगल एम्परर का राज लेके आएंगे, इन फिरंगियों को हम बाहर फेंकेंगे, ये एक्सटर्नल पावर है, ये गोरे यहां नहीं रहने चाहिए। तो मेरठ में तरखाट मचाने के बाद ये जो सिपाही थे ये 10 मई की रात में पूरा ट्रेवल करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे अगले दिन सुबह। जैसे ही न्यूज पहुंचेगी कि भैया मेरठ की तरफ से सिपाही इस तरीके के बवाल मचा के दिल्ली आए हैं, वैसे ही जितनी भी रेजिमेंट्स दिल्ली में थी ना वो भी रेबेलियन कर देंगी, वो भी अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देंगी, जो भी गन्स आर्म्स एम्यूनिशंस देंगे उनको सीज कर लेंगी, बिल्डिंग्स को आग लगा देंगी। और ये जो ट्रायम्फेंट सोल्जर्स थे जो जीत के दिल्ली पहुंचे थे रेड फोर्ट के पास, जहां पे बादशाह रहता था रेड फोर्ट में, चारों तरफ इन्होंने रेड फोर्ट को घेर के खड़े हो गए और बोला कि हमें बादशाह से मिलना है। बादशाह भाई कमजोर, पोएम वोएम लिखने वाले, एकदम से उन्होंने देखा कि भैया ये क्या बवाल हो गया, ये तो यार इतने सारे सोल्जर आके खड़े हो गए, मुझे एम्परर बना रहे हैं, मुझे तो एम्परर बनना भी नहीं है, मेरे को तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, मैं ठीक ठाक नियम कानून से लड़ रहा हूं। उस समय पे दोस्तों जो बादशाह के प्रिंसेस विंसेस थे वो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव रहे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि नहीं पापा आपको ये करना चाहिए, हम तो जीतेंगे, हम फिर से राज करेंगे, हम तो मुगल लीनियज को बिलोंग करते हैं। तो फाइनली बहादुर शाह जफर पे प्रेशर पड़ा। बहादुर शाह जफर वैसे ही ऑलरेडी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने बोला चलो ठीक है हम सपोर्ट करते हैं। बहादुर शाह जफर को लीडर प्रोक्लेम कर दिया गया और ये सिपाही चाहते थे कि बहादुर शाह जफर को लीडर प्रोक्लेम किया जाए, क्योंकि किसी ना किसी के नाम पे तो लड़नी थी ना जंग। ब्रिटेन चला जाएगा तो राज में आएगा कौन? तो मुगल्स राज में आएंगे। अब ये एजिंग एम्परर जो थे बहादुर शाह जफर, ये इस डिमांड को एक्सेप्ट करना चाहते नहीं थे, बट इनको इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि सिपाहीज का प्रेशर था और उनके घर के अंदर से भी प्रेशर आ रहा था कि भाई एक्सेप्ट कर लो। फिर इसने क्या किया, बहादुर शाह जफर ने चिट्ठियां लिखी सारे चीफ्स को, सारे रूलर्स को कंट्री भर में कि भाई एक कन्फेडरेसी बनाइए इंडियन स्टेट्स की, जिसके ऊपर मैं बैठूंगा, मतलब मैं राजा हूं और आप मेरे अंदर अपनी अपनी जगहों पे राज करोगे। इस तरीके की एक चिट्ठी लिखी बहादुर शाह जफर ने और इस एक चिट्ठी ने चीजों को बहुत बदल दिया। मतलब यहां पे सीधे सीधे ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को वायलेट किया बहादुर शाह जफर ने। अब बहादुर शाह जफर की बजाय अगर कोई एक प्रॉपर लीडर बैठा होता गद्दी पर तो बात अलग होती। बहादुर शाह जफर पहले तो लीड करने के मूड में थे ही नहीं, इनको फोर्स किया गया तो चलो उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अब देखिए एक ऐसा समय था जब मुगल डायनेस्टी देश के बहुत बड़े हिस्से पर राज करती थी, उसके नीचे बहुत छोटे छोटे रूलर्स थे, चीफटेन्स थे, वो अपने अपने इलाके में राज करते थे और बोलते थे कि भाई हम मुगल रूलर के अधीन हैं। जब इन छोटे छोटे चीफटेन्स को, ट्राइबल चीफ्स को, जमींदार को, राजा रजवाड़ों को यह पता चला कि भैया कुछ ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि हमको हमारा इलाका मिल सकता है राज करने के लिए और मुगल शासन वापस आ सकता है, तो उनको लगा कि यार इस ब्रिटिश शासन से तो मुगल शासन अच्छा है, तो हम मुगलों के अंदर रूल करते हैं यार, इन ब्रिटेन को निकाल के बाहर फेंको। तो बहुत सारे छोटे राजे रजवाड़ों ने मुगल रूलर को अपना सपोर्ट दे दिया। अब जब ये सब चीजें होने लगी तो ब्रिटेन के पैरों तले जमीन खिसक गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या बवाल हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो आदत पड़ चुकी थी ना भाई कि हम जो करेंगे ये लोग चुपचाप सहन कर लेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ सहन किया ही नहीं, उल्टा वो तो ब्रिटेन के जो ऑफिसर थे उनको मारने लगे। उनको लगा था कार्ट्रिजेस की वजह से जो कंट्रोवर्सी उठी थी हम इसको दबा देंगे, मंगल पांडे को फांसी पे इन्होंने चढ़ा ही दिया था। तो भैया बहादुर शाह जफर ने
जब ये बोला कि हाँ भाई मैं इस रेबेलियन का लीडर हूं, सारी सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल बहादुर शाह जफर पे गुस्सा आया इन अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेजों को यह पता था कि प्रॉपर तरीके से चीजों को करना है। अच्छा, अगर यहां पे बहादुर शाह जफर अपनी लीडरशिप को देने से मना कर देते तो ऑब्वियसली बात है ये रेबेलियन बहुत पहले दब जाता दोस्तों। क्योंकि रेबेलियन में, किसी भी रेबेलियन में लोगों का इंस्पायर रहना, एंथ्यूज रहना बहुत जरूरी है। उनके अंदर होप होना चाहिए, करेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब बहादुर शाह जफर ने बोला कि मैं इस रेबेलियन का लीडर हूं, लोगों के अंदर करेज आ गया और रेबेलियन अलग अलग जगहों पे फैलने लगा। ब्रिटिश को दिल्ली से निकाल के बाहर फेंक दिया गया और हफ्ता भर शांति रही। और हफ्ते भर के बाद जैसे जैसे न्यूज इंडिया के दूसरे भागों में फैली, उस समय पे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो थे नहीं कि फोन में लाया, फैक्स किया और चीजें वहां पहुंच गई। ठीक है, न्यूज को फैलने में समय लगता था। तो एक हफ्ता बीता, न्यूज जब दूसरी जगह पे फैलने लगी तो म्यूटनी होनी शुरू हो गई। दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, हर जगह पे म्यूटनी होनी शुरू हो गई। जो छोटे छोटे टाउन्स थे, विलेजेस थे, वहां के लोगों ने, जमींदारों ने, किसानों ने अंग्रेजी ऑफिसर्स की बात माननी बंद कर दी, उनको टैक्स देना बंद कर दिया। सब लोग रेबेलियन में खड़े हो गए और वहां पे जो लोकल लीडर था उसके अंडर में आ गए। ये लोकल लीडर बहुत सी जगहों पे जमींदार थे, चीफ्स थे। अब आप बोलोगे जमींदार क्यों लड़ रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में? इन जमींदारों को भी तो कहते ना आटे दाल का भाव दिखा दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के अंदर सारे जमींदार थे ना, फल फूल रहे थे। जमींदार जो टैक्स देता था अंग्रेजों को वो जमींदार रहता था, जो टैक्स नहीं देता था उसकी जमींदारी छीन लेते थे अंग्रेज। तो और भी बहुत सी लीडर्स आएंगे, जैसे नाना साहब आएंगे। नाना साहब अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव टू के। लेट पेशवा बाजीराव टू की पेंशन मांगी नाना साहब ने, पेंशन देने से मना कर दिया अंग्रेजों ने। नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। कानपुर की में उन्होंने फोर्सेस को इकट्ठा किया और ब्रिटिश गैरिसन को वहां से निकाल फेंका। तो ब्रिटिश जो गैरिसन थी कानपुर पे, उस पर कब्जा कर लिया नाना साहब ने और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। उसने बोल दिया कि वो गवर्नर है एम्परर बहादुर शाह जफर के अंदर में। तो पेशवा ने भी बहादुर शाह जफर की सुजरैनिटी को मान लिया, बोला कि भैया एम्परर है बहादुर शाह जफर और उनके नीचे मैं गवर्नर अपने इलाके का, मैं हूं पेशवा। लखनऊ में पहले नवाब वाजिद अली शाह, जिनको 1856 में डिपोज कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने, उनका बेटा बिरजीज कादिर ये भी खड़ा हो गया। उसने बोला मैं नया नवाब। इसने भी बोला कि भैया मैं बहादुर शाह जफर के अंदर में नवाब हूं, गवर्नर हूं। और इनकी माता बेगम हजरत महल ने भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया ब्रिटिश के खिलाफ इस अपराइजिंग में। झांसी में हमारी ताकतवर वीर जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो भी ब्रिटेन के अगेंस्ट में खड़ी हो गई। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो वीर रानी लक्ष्मीबाई थी, इनकी एक पोर्ट्रेट है। तो आप देखोगे जैसे जैसे ये म्यूटनी फैलती गई दोस्तों, वैसे वैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे ना कैंटोनमेंट में, जो वहां पे पड़ गए थे, उनको मारना शुरू कर दिया इन सपोइज ने। सबसे पहले फायरिंग लाइन पे कौन आएगा? वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो वहां थे। वैसे ही ये ब्रिटिश ऑफिसर्स इनके खिलाफ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इन पे धौंक झांपते थे। जैसे ही ना सपोइज को चला, म्यूटनी हुई, कुछ लोगों ने तो अपने पर्सनल ग्रज में मार दिया ऑफिसर्स को। इन ससुरों को सबसे पहले मारो, बहुत हीरो बनते थे ना, उड़ा दिया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, नाना साहब का जो जनरल था टांटिया टोपे, वो भी इन्वॉल्व होगा। जो मंडला रीजन था मध्य प्रदेश का, वहां पे रानी अवंतीबाई एक्टिव थी, रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की। इन्होंने भी 4000 की आर्मी के साथ ब्रिटेन का सामना किया और अपने राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले लिया, जो कि पहले अंग्रेजों के हाथों में था। तो शुरुआत में आप देखोगे जो ब्रिटेन की फोर्सेस थी ना, वो रेबल फोर्सेस के सामने बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड थी। शुरुआत के जो बैटल्स हुए वहां पे ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से हारा। कई जगहों पे तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, उनकी फैमिलीज को उड़ा दिया। ठीक है, और लोगों को अब ये लगने लगा था कि जो ब्रिटेन का रूल है ये कोलैप्स हो रहा है। ओके, अब देखिए बहुत बड़ा तबका हमारी इंडियन सोसाइटी का ऐसा था दोस्तों, जो इस रेबेलियन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। वो शुरुआत में शांत बैठा था और बाद में जब ब्रिटेन दबाने पे आएगा ना इस रेबेलियन को, तब वो लोग ब्रिटेन का साथ देंगे। आप देखो, a situation of widespread popular rebellion developed in the region of अवध in particular। 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम भेजा गया लेफ्टिनेंट कोलोनल टिटलर द्वारा उसके कमांडर इन चीफ को। उसने बोला कि भैया हमारे लोगों में बहुत डर है। Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The जमींदार्स have risen to oppose us। मतलब हमारे खिलाफ सब लोग खड़े हो गए हैं, हम करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कोई हमारे खिलाफ है। बहुत सारे नए लीडर्स आ गए इसमें। अहमदुल्ला शाह, ये मौलवी थे फैजाबाद के, इन्होंने ये प्रोफेसाइज किया, लोगों को बोला कि मैंने भाई दूरदर्शी निगाहों से देखा है अपनी कि ब्रिटेन का रूल खत्म होने वाला है। लखनऊ आ गए ये ब्रिटेन से लड़ने के लिए, इनके साथ बहुत सारे इनके सपोर्टर्स भी आए।
दिल्ली में बहुत सारे गाजीज, बहुत सारे रिलीजियस वॉरियर्स सामने आए इन गोरों को बाहर फेंकने के लिए। तो बख्त खान, ये बरेली के एक सोल्जर्स थे, बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने भी कमान संभाली फोर्स ऑफ फाइटर्स की, दिल्ली आके लड़ना शुरू किए। ये की मिलिट्री लीडर थे। बख्त खान वाज अ वेरी की मिलिट्री लीडर इन दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिहार में एक जमींदार थे कुंवर सिंह, 80 साल के थे ये, ओल्ड जमींदार थे। इनकी जमींदारी छीन ली थी अंग्रेजों ने, इनको भी गुस्सा था। ये भी रेबल्स के साथ जुड़ गए और ब्रिटेन के साथ लड़ते रहे बहुत महीनों तक। भाई ये जो लड़ाई है ना, ये 2 साल तक चली है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पोर्ट्रेट ऑफ वीर कुंवर सिंह। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये तो वन साइड ऑफ द स्टोरी है। कंपनी का तो वापस आना तय था। कंपनी को तो ये पता ही था कि हम तो रिटेलिएट करेंगे ही, नो मैटर द फैक्ट किस लेवल का अपहेवल हुआ था। कंपनी भाई साहब जबरदस्त तरीके से रिवॉल्ट को सप्रेस करने के आई। पूरी फोर्सेस को इन्होंने पहले अपनी कंसोलिडेट किया। यहां पे देखिए, यहां पे ब्रिटिश फोर्सेस अटैक कर रही है रेबल्स पे। राइट साइड पे रेड फोर्ट दिख रहा है, सलीमगढ़ फोर्ट लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। तो रेबल्स पे अटैक कर रही हैं ये ब्रिटिश फोर्सेस। इन फोर्ट्स पे कब्जा करने के लिए, इन फोर्ट्स पे पहले रेबल्स का कब्जा हो चुका था। एक सीज ट्रेन जा रही थी। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भैया इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगवाई, ठीक है, लड़ने के लिए, क्योंकि सोल्जर्स कम हो गए थे। ज्यादातर सोल्जर्स तो भैया सेपॉयज उनके अगेंस्ट चले गए थे। फिर नए लॉस पास किए गए कि भैया इन रेबल्स को हम आराज से सजा दे सकेंगे, इनको कन्विक्ट किया जाए। एक बार जब इनको हम हरा देंगे तो पकड़ के इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, आसानी से इनको कन्विक्ट किया जा सके। और फिर जो स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट है, इनको एक एक करके तोड़ने की बात की गई। तो सितंबर 1857 में दिल्ली पे कब्जा किया गया। लास्ट मुगल एम्परर थे जो बहादुर शाह जफर, इनको कोर्ट में ट्राई किया गया। इनको बोला गया कि आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट देते हैं। इनकी और इनकी वाइफ जीनत महल को भेज दिया गया रंगून 1858 में। इनके बच्चों को तोप को गोलों के सामने बांध के उड़ा दिया गया भाई साहब। और बहादुर शाह जफर रंगून में मर गए 1862 में। सीज ट्रेन समझते हैं दोस्तों? The British forces initially found it difficult to break in through the heavy fortification in Delhi. On 3 सितंबर 1857 a reinforcement arrived. A 7-mile long siege train comprising cartloads of cannons and ammunition pulled by elephants. क्या हुआ? दिल्ली की सीज को तोड़ने के लिए, फोर्ट को तोड़ने के लिए इतनी लंबी ट्रेन जा रही। देखिए कितने सारे हाथी इन कैनन्स को खींचते हुए लेके जा रहे हैं भाई साहब। 7 मील लंबी ये सीज ट्रेन थी। और इस सीज ट्रेन में, मतलब सीज ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि ये जो सीज हो रखी है, हमें भाई दिल्ली को फिर से कब्जाना है। दिल्ली को कब्जाने के लिए इसके फोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। फोर्ट को तोड़ने के लिए बहुत सारे असले की जरूरत पड़ेगी। तो ये हाथे इन कैनन्स को खींच के लेके जा रहे हैं और इन कैनन्स से भारी बम बरसाए जाएंगे दिल्ली के किले पे, और दिल्ली के किले को फाइनली तोड़ा जाएगा। दोस्तों दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया। जब दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1857 की क्रांति को दबा दिया। भैया 1857 की क्रांति चलती गई, लगातार 2 साल तक लड़ते रहे ब्रिटेन के फोर्सेस इस रेबेलियन को दबाने में। लखनऊ पे कब्जा हुआ मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई लड़ते लड़ते। जून 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। यही हुआ रानी अवंतीबाई के साथ, जो इनिशियली तो खेरी में जीती, बाद में उनको चारों तरफ से ब्रिटिश की फोर्सेस ने घेर लिया और उनको भी मार दिया। टांटिया टोपे शुरुआत में तो लड़ रहे थे, बाद में उनको लगा कि जब उनकी फोर्सेस कम हो गई तो वो जंगल में गायब हो गए और गोरिल्ला वॉरफेयर में इन्वॉल्व होने लगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि गोरिल्ला वॉरफेयर में भी इन्वॉल्व वो थे, लेकिन उनके ही एक साथी ने उनके साथ दगाबाजी की, उनको फंसवा दिया। ब्रिटिश ने उनको कैप्चर कर लिया और अप्रैल 1859 में उनको फांसी दे दी गई। एक पोस्टल स्टैम्प भी इशू किया गया है टांटिया टोपे जी की याद में। यहां पे मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से एंड में करूंगा इस लेक्चर का। आई होप आपको ये लेक्चर्स दोस्तों पसंद आ रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले जो लेक्चर उसमें मैं खुर्दा अपराइजिंग भी आपको समझाऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो इनको लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इनको शेयर कर दें। गुड बाय।